हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पद पर जो भी बहाली आई थी और जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, वो एग्ज़ाम फिर से आने वाला है। सीएसबीसी ने इसका एग्ज़ाम मार्च 2024 तक कंडक्ट करा लेगा। तो इसके लिए हम लेके आए हैं बिहार पुलिस को प्रैक्टिस सेट 2024, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए आप इसे कवर कर लें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी नए अपडेट हो वो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू कर। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 को कवर किए थे। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि क्या होगी। तो भारतेंदु की सही संधि हो जाएगी आपका, देखिए भारतेंदु की सही संधि है भारत जोड़ इंदु। भारत जोड़ इंदु हो जाता है भारतेंदु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए भारतेंदु में गुण स्वर संधि होते हैं, भारतेंदु में गुण स्वर संधि होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थिक शब्द हो जाएगा आपका दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी दुर्जन। देखिए फ्रेंड्स, व्यभिचारी का भी विपरीतार्थक शब्द सदाचारी होता है। व्यभिचारी का विपरीतार्थक शब्द सदाचारी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण क्या है। तो देखिए लड़का जो है, लड़का लड़कपन, लड़का लड़कपन जो होता है वो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण सही उदाहरण हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि लड़कपन जो है ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए वह रोने लगा, वह रोने लगा। वाक्य में आरंभ बोधक जो है संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 होती है। कौन कौन है, तो ये देखिए तुम्हारा, मैं और कौन, ये तीनों जो है ये आपका सर्वनाम पद की संख्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी में जो है ना कि मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उन्हें कहते हैं आप आक्रामक, आक्रामक क्रिया। जैसे देखिए जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उससे आक्रामक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सी है। तो प्रश्नार्थक निपात, इससे बोध होता है कि प्रश्नवाचक जो भी है प्रश्न, इसमें आपका है ऑप्शन ए में जी नहीं, ऑप्शन बी में मत, ऑप्शन सी में क्या और ऑप्शन डी में केवल। इसमें हो जाएगा आपका, देखिए क्या, क्यों आदि जैसे भी प्रश्नवाचक शब्द हो वो आपका प्रश्नार्थक निपात का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। तो इसमें देखिए यह गिलास आधा भरा है, यह जो है वाक्य ये संकेतवाचक में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत जो है उसका प्रयोग किया जाता है किसी वर्ण में। देखिए किसी वर्ण में जो हलंत का प्रयोग हलंत का प्रयोग जो है वो वर्ण के बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है ना कि जिस व्यंजक के बाद हलंत, हलंत का जो है ये इस टाइप से रहता है उसका कॉलम। ठीक है, तो हलंत चिन्ह लगता है उस व्यंजक में छिपा हुआ अ जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो ये है आपका सर्वनाम व सर्वमानिक विशेषण का वाक्य है। वह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। वह पुस्तक मेरी है और वह
तुम्हारी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। अगला देखिए नीलकंठ। नीलकंठ शब्द क्या है? देखिए तो नीलकंठ शब्द जो है ना एक योग रूढ़ है, एक योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक एवं योग रूढ़, रचना के आधार पर वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, रूढ़ यौगिक एवं योग रूढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कम ऑफ पार्टी डैश सैटरडे नाइट, क्या भरा जाएगा इसमें? तो देखिए आप जो है इसमें दिन के नाम को ठीक पहले ऑन का प्रयोग होना चाहिए, दिन के नाम के ठीक पहले ऑन का प्रयोग होना चाहिए। तो इस वाक्य में हो जाएगा आपका कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही चूज करना है कि कौन से सही है। तो देखिए द करेक्ट सेंटेंस इज द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर साइन 2005। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, इसमें सही कौन सा है आपको खोजना है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हॉनेस्ट। एंटोनिम्स इसमें बताना है कि हॉनेस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है, तो हॉनेस्ट मतलब ईमानदार होता है और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसहॉनेस्ट यानी कि बेईमान। ठीक है, तो बेईमान और डिसहॉनेस्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटे तथा कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ए ओ डी का तुल्यमान क्या होगा। तो देखिए ए ओ सी 30 डिग्री है, आप इसे बना सकते हैं, बना के भी निकाल सकते हैं। देखिए ये रहा आपका ए और ये हो जाएगा बी, और इसी प्रकार अगर यहाँ से कर दे तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए आप इसे इस तरह से बना दीजिए, ए बी सी डी, ए ओ सी बराबर 30 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो ए इसको ओ कर देते, ए ओ सी बराबर ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी 30 डिग्री है, तो ये सम्मुख भुजा है, इसको आप बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यदि एक घन के प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स ये आप मान रख के बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप इसे देखिए, माना कि प्रत्येक भुजा का इकाई मान लेते 1। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, या आप देखिए आप नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं 50 + 50 + 50। चलिए आप इसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 125। अगला क्वेश्चन देखिए, संचय बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए संचय बारंबारता जो है ना वक्र का प्रयोग किया जाता है वो माध्यिका प्राप्त करने के लिए, तो माध्यिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन सा है, तो देखिए आपका जो है द्विघात समीकरण, जैसे देखिए ax² + bx और प्लस c बराबर 0 जो होता है ये द्विघात समीकरण के श्रेणी में आता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 70,000 रुपये में स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी। देखिए 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए आप इसे नॉर्मली निकाल सकते हैं,
थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे निकाल लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बता देते हैं हम। 70,000 गुने 2/100, 2% है तो 2/100, ठीक है। आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 700 दूना 1400, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1400 रुपया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, सरलीकरण की पश्चात, देखिए सरलीकरण का क्रिया आपको बता देते हैं। 3x4y3 ये जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, आप इसको भी बस कुछ नहीं करना है, इसको कॉमन ले लीजिए सबका, ठीक है। जैसे देखिए आप इसे लिख सकते हैं 3 गुने 18x, उसके बाद पावर हो जाएगा, यहाँ पावर है 4 और यहाँ 3 है, तो 4 प्लस 3 कर सकते हैं, और वाई के पावर आप कर सकते हैं 3 प्लस 5 कर सकते हैं, ठीक है। वाई के पावर 3 और वाई के पावर 5, इतना कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको सबको गुना कर लेना है। 18 तिया 54, तो हो जाएगा आपका 54 एक्स के पावर 4 और 3 7 हो जाएगा, और वाई के पावर 8 हो जाएगा। तो इसका 54 एक्स के पावर 7 और वाई के पावर 8, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार पहिया का त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, कोई अति नहीं है। देखिए अगर दूरी जो है, दूरी आप चक्कर की दूरी यानी कि पहिया द्वारा एक चक्कर की दूरी आप निकालिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा अपना। तो 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आपका त्रिज्या है 1.75, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 11 मीटर राइट आंसर। सॉरी, आपका जो है ई बराबर 11 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 11 किलोमीटर है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं ना कि देखिए, अब आपका चक्कर के गुना करिएगा तो 22/7 मल्टीप्लाई गुना करिएगा ना, तो आपको 11 गुने 1000/11 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा आपका 1000 आंसर। 11 से 11 काट दीजिएगा, 1000, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स वाई परमेय संख्या और 5 + √11/3 - 2√11 बराबर एक्स प्लस वाई बराबर √11 देता है कि एक्स और वाई का मान, जो एक्स और वाई का मान है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस निकलेगा, आप इसे निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप इसे भी इजीली बना सकते हैं, आप इसे आयताकार मान ले। देखिए आयताकार हो गया, आयताकार भुजा, इसमें मान लीजिए ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है ना कि 26 मीटर लंबाई है, इसको आप विकर्ण निकाल लीजिए। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर, तो ये आपका विकर्ण 26 मीटर हो गया, ठीक है। और इसे आप 90 डिग्री का कोण निकाल सकते हैं, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक्स मान लीजिए, अब आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो आपको कह रहा है कि जो क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल आप सूत्र से इसे निकाल सकते हैं। देखिए विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस लंबी भुजा के स्क्वायर प्लस छोटी भुजा के स्क्वायर। विकर्ण का फॉर्मूला है कि लंबी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा के स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा विकर्ण 26 है, तो 26 के स्क्वायर बराबर छोटी भुजा कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस, देखिए लंबी भुजा हो जाएगा 24 और छोटी भुजा है आपका कुछ नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स के स्क्वायर, तो विकर्ण 26 के स्क्वायर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। विकर्ण 26 के स्क्वायर हो गया। देखिए 26 के स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस मान लीजिए एक्स का स्क्वायर, छोटी भुजा कुछ नहीं, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप काउंट करिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर मान निकलेगा 10 मीटर, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई लंबी भुजा तो दिया हुआ है 24, लंबी भुजा दिया हुआ है 24 और ये आपका एक्स निकला यानी कि चौड़ी भुजा, तो एक्स चौड़ी भुजा हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 240 राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी 240 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
25 नंबर क्वेश्चन है 3n गुने 9n+1 भागा 3n-1 गुने 9n-1। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, आप इसे निकाल लीजिएगा, ये भी इजीली है। देखिए आप इसे लिख सकते हैं 3n गुने 3^2n+2 गुने 3 - n गुने 2 - इसे आप लिख सकते हैं। इस सारा का पावर कलेक्ट करिएगा तो देखिए नीचे आपका 3 दिया हुआ, ठीक है, 3 के पावर सब है। थ्री अगर 3 कॉमन ले लीजिएगा, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा n+2n+2+1 -n+2 ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 3 के पावर 5 बराबर 243 राइट आंसर हो जाएगा। 243 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी? उद्देश्य की रचना देखिए 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना जो की थी ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए आपका 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में समक्ष पेश किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पंडित नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था, और वही आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए संविधान प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पृथक निर्वाचित पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में किससे द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका मिंटो मार्लो सुधार। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है मिंटो मार्लो सुधार के द्वारा की जाती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुआ था? तो देखिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है ना मिंटो मार्लो सुधार के द्वारा हुआ था। मिंटो मार्लो सुधार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम जो था उसमें मिंटो मार्लो सुधार के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, जो 1909 में भारत के वायसराय बने थे। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मिंटो मार्लो सुधार। अगला क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये देखिए स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो है ये अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया था। यह नारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी सेना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स सूडान का युद्ध जो है ना, सूडान का युद्ध ये 1 सितंबर 1870 में फ्रांस के प्रसा में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बोस्टर बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बोस्टर बंदरगाह पर जो 340 चाय का बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को बोस्टर टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टर टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जेमबर्ग, तुर्की और ग्रीस में ने एक सैनिक संधि की जिसे क्या कहा जाता है? तो सैन्य संधि की उसमें देखिए आपको बता देते हैं। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैन्य जो संधि की थी उसे नाटो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नाटो। देखिए नाटो का गठन कब हुआ था? तो नाटो का गठन हो गया था आपको 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी ने किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि नाटो का गठन कब हुआ था तो आपका हो जाएगा 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी ने किया था। ठीक है, आज इसमें अगर पूछा जाए कि नाटो की राजधानी जो है ये कहाँ है, ठीक है, तो देखिए नाटो का जो मुख्यालय होता है वो बेल्जियम है, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम है। ठीक है, और देखिए नाटो में कितने सदस्य थे?
तो आपको बता दें कि 2022 के अंत तक जो है ना उसमें नाटो में सदस्य की संख्या 30 थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्य कौन थे? तो देखिए राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और राष्ट्र संघ की स्थापना अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो है ये त्रिपक्षीय संधि था। त्रिपक्षीय संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिपक्षीय। जैसे देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड के सेराजेवो में हत्या किया गया था। ठीक है, और देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला गया था। इसमें ये जो है प्रथम विश्व युद्ध ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया था। अब देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता है? तो आपका आ जाएगा मित्र राष्ट्र में आ जाएगा फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि, ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल है, जिसमें 1917 के बाद जो है कि अमेरिका भी शामिल हो गया था। और वही अगर धुरी राष्ट्र पूछा जाए कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन आता है, तो धुरी राष्ट्र में आ जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया इत्यादि जो है ये धुरी राष्ट्र में आता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो पाषाण युग में जो काटा जाता है उस उपकरण को देखिए, पाषाण युग में काटने के सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को गरासा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गरासा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड्स गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ये थे आपके आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे ये गुप्त काल के महान गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ भी थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया था? तो अलाई दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा का महल का भी निर्माण कराया था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, ये कौन था? तो देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन जो था ये ब्रह्म समाज था। तो ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है ना मैडम क्लाउस्की द्वारा किया गया था। क्लात्स्की, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैडम ब्लावात्स्की द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए 1857 में जो मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लिंक की गठन किया गया था। जो एनी बेसेंट थे ये जो है आपका सितंबर 2016 में होम रूल लिंक का गठन किया था। ठीक है, और गोविंद रनाडे जो है, इसके बारे में बता दें तो महादेव गोविंद रनाडे जो है ये आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ये था आपका प्रार्थना समाज का स्थापना गोविंद रनाडे। एनी बेसेंट जो है ये होम रूल लिंक की स्थापना किया था। ठीक है, रामकृष्ण भटनागर जो है ये देखिए आपका रामकृष्ण भटनागर और वामन अवादी मोदक ने के साथ मिलकर महाराष्ट्र
गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना जो है ये कनाडा एवं यूएसए में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह जो है ये चंपारण में प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में शुरू किया गया था। 1920 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे कि हाँ बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में जब शुरू हुआ था उसी समय बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी जो है ये शांत श्रेणी में आता है। तो शांत श्रेणी जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शांत श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला देखिए, विषुवतीय रेखा क्षेत्र का सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा सघन वन लाभदायक है, तो ये हो जाएगा। देखिए विषुवतीय रेखा क्षेत्र का सघन वन जो है ये आपका जड़ी बूटियों के लिए लाभदायक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जड़ी बूटी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो देखिए टुंडा जो है, टुंडा में ग्लास हाउस सब्जियों को उगाया जाता है। टुंडा जगह है वहाँ ग्लास हाउस में सब्जियों को उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ग्लास हाउस जो है एक ग्रीन हाउस कृषि है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फसलों की बाहरी खतरों और कीटों के मौसमी घटनाओं से बचाता है। ग्लास हाउस के अंदर जो भी उपज होता है उसमें आपका बाहरी कीट और कृषि का जो है कि मौसमी घटना को भी उससे बचाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप जो है ना छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य की किरणें जो है सालों भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकती रहती है। ठीक है, और आपको बता दें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहलाता है। यही रेखा जो है संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और बता दें आपको कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर चमकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अग्नेय शेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो अग्नेय शेल में परतदार चट्टान का, देखिए अग्नेय शेल में परतदार चट्टानें कहलाने का तत्व नहीं पाया जाता। तो आपको बता दें कि परतदार चट्टानें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे परतदार चट्टानें भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भूपट्टी में जो है 90% भाग अग्नेय चट्टान में निर्मित है। भूपट्टी में धरातल में आपको 90% जो है अग्नेय चट्टान निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल, खाने वाला फसल, देखिए आपका चावल गेहूं मकई खाने वाला फसल है, लेकिन खाद्य फसल नहीं है। तो चाय जो है ये पीने वाला फसल है, खाद्य फसल नहीं है, खाने वाला नहीं है। ठीक है बहन, चाय जो है एक पेय फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा सागर से दूरी कारक के रूप में विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है। ठीक है, तो सागरीय जलधारा, सागर के दूरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सागर के दूरी जो है ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 2001 के अनुसार जो है आपका केरल राज्य में महिला साक्षरता का सर्वाधिक अधिकता थी। तो केरल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 92.1% थी।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट जो है ना आपका लिग्नाइट निम्न स्तर का कोयला आता है, निम्न स्तर का कोयला आता है लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, भारत में तमिलनाडु राज्य के नोबिली में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और लिग्नाइट को जो है ना भूरा कोयला भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कोयला जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला कहा जाता है और बिटुमिनस जो है समान कोटि का कोयला है। ठीक है, अब बिटुमिनस कोयला जो है, बिटुमिनस कोयला ये आपका समान कोटि का कोयला है। और लिग्नाइट जो है ना निम्न कोटि का कोयला है। यही आपका चौथा नंबर जो है पीट, ये जीवाश्म कोयला है। पीट जो है जीवाश्म कोयला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु का फसल है। तो शीतोष्ण जलवायु ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, 51 क्वेश्चन देखिए, इंडियन कॉपर कारपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कारपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन जो है आपका घाटशिला में स्थित है। तो घाटशिला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 1930 ईस्वी में घाटशिला झारखंड में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं का उत्पादन में प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है ना गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार में धान का कटोरा रोहतास जिले को कहा जाता है। धान का कटोरा रोहतास जिले को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो रेडियो प्रसारण के उत्तरदायी है आपका आयन मंडल। वायुमंडल का आयन मंडल जो है ना परत, तो आयन मंडल परत पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो आयन मंडल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण भूगत जल होता है, भूगत जल यानी कि भूमिगत जल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला जो है किस राज्य का भाग है? तो आपका हो जाएगा दार्जिलिंग जिला जो है ना पश्चिम बंगाल के राज्य का भाग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखिए फ्रेंड्स, दार्जिलिंग जो है चाय की खेती के बागानों हेतु सब प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाय की खेती या बागाने पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्य जो है, पश्चिम बंगाल में बंगाल राज्य में कुल 23 जिले होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी अगर पूछा जाए तो कोलकाता होता है। और सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। वही आपको बता दें कि मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है। ठीक है फ्रेंड्स, मेघालय का शिलोंग हो जाएगा, आपका सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। अब बिहार की राजधानी तो आपको पता ही होगा, पटना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब विधान परिषद राज्य जो है विधानमंडल के उच्च सदस्य होता है। विधान परिषद का राज्य जो है विधानमंडल का उच्च सदस्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व जो है ना सरकार के मार्गदर्शन हेतु संविधान द्वारा दिया गया था। तो संविधान ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्चतम अंग का नाम है, सर्वोच्चतम अंग का नाम है। तो ये हो जाएगा आपका पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्चतम अंग का नाम जिला परिषद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिला परिषद। देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अनुसार पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे के प्रावधान किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में
द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका केरल जो है, केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केरल। देखिए मई 2022 तक का स्थिति के अनुसार भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें देखिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचशील निम्न देशों के बीच ये समझौता है। पंचशील जो है निम्न देशों के बीच समझौता है। पंचशील कौन कौन देशों के बीच समझौता है? ये हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था ना, ये पंचशील समझौता है। तो भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हो जाएगा सुरक्षा परिषद में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है सुरक्षा परिषद। देखिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी शांति सेना भेजने की सहमति दी थी। तो शांति सेना जो है, शांति सेना, ऑप्शन नंबर डी भारतीय शांति सेना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो है स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क जो है, सार्क का मुख्यालय भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो देखिए सार्क के मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है आपका भारत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है ना सार्क के मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। देखिए सार्क का फुल फॉर्म बताइए। तो सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। ठीक है, चलिए और बता दें कि सार्क में जो है 8 सदस्य थे, 8 सदस्य राष्ट्र थे। उसमें थे आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन से स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान का विशेषता जो है एक अलिखित संविधान भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अलिखित संविधान। देखिए फ्रेंड्स, भारत का संविधान जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान माना जाता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट का उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट का उम्र है आपका 62 साल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की एक मूलभूत तत्व है, राज्य की एक मूलभूत तत्व है। तो संप्रभुता जो है राज्य की एक मूलभूत तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड की लघु रूप क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड की लघु रूप यूनिसेफ है। यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूनिसेफ का पूरा नाम बता देते हैं। तो यूनिसेफ का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। और यूनिसेफ का स्थापना जो है आपका 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और देखिए यूनेस्को जो है, यूनेस्को की स्थापना जो 16 नवंबर 1945 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, राज्यपाल के संबंध है ना, ये कथन गलत है। राज्यपाल के संबंध में यह कथन गलत है कि राज्य का चुनाव संसद कराती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है, ये गलत है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है क्या कहलाती है? तो तरंग जो है धातुओं में संचरित होती है, ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे संचरित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चाबी भरी घड़ी को कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो एक चाबी भरी घड़ी के कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 एन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 एन है, इसके वाई अक्ष का दिशा में घटक क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 50 एन का एक बल के एक्स अक्ष पर घटक 30 एन है, तो उसके वाई अक्ष की दिशा आपका 40 एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ जल के मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो आपका मिश्रण का तापमान हो जाएगा, देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ को मिश्रित किया जाए तो मिश्रण का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है आपका क्या है? देखिए, एक रॉकेट जो है ना गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। गति के तृतीय नियम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय नियम पर कार्य करता है। ठीक है, देखिए, न्यूटन के तृतीय गति नियम को बता देते हैं। ये आपका प्रत्येक क्रिया के सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम में क्रिया एक प्रतिक्रिया का अर्थ सिर्फ बल होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के तीसरे गति का नियम है। और न्यूटन के प्रथम गति के नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पत्थर एक भवन के छत से छोड़ने पर पृथ्वी के सतह तक गिरने में 4 सेकेंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए, एक पत्थर एक भवन के छत से छोड़ने पर पृथ्वी के सतह पर गिरता है, 4 सेकेंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई 78.4 मीटर है। यह आप इसका मान डाल के निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 78.4 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट। तो देखिए फ्रेंड्स, एक घर में 60 वाट और 5 लैंप है और 75 वाट के 4 पंखे हैं और वो प्रतिदिन 6 घंटे चलता है, तो 30 दिन के बाद एक महीने का उपयोग में कुल यूनिट आपका हो जाएगा 108 यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, कुल ऊर्जा हो जाएगा आपका 60 × 5 × 6 प्लस 75 × 4 × 6। 60 जो है 60 वाट 5 लैंप है और 6 घंटा, और फिर उसको जोड़ दीजिए 75 × 75 वाट 4 पंखा 6 घंटा। ठीक है, अब बटा 1000 से 1000 और गुने 30 दिन 30 महीना 30 दिन सॉरी से गुना करिएगा तो आपका 108 वाट निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करता है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की आवृत्ति, एक तरंग जो है 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति 30 हर्ट्ज तक हो जाएगी। 30 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि उसे दो बराबर भागों में
काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए, एक अस्थायी चुंबकीय किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यदि उसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करता है उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा 5 mm। 5 mm इसका फोकस दूरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, घरेलू खाना पकाने और गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य रूप में होता है। तो देखिए, घरेलू खाना पकाने के गैस जो है ना द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य रूप ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप है। ठीक है। देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस, इसका प्रमुख अवयव है प्रोपेन ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र आपका हो जाएगा C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा C4H10 होता है। ठीक है। और एलपीजी का उपयोग जो है ज़्यादातर रसोई घर के रूप में किया जाता है। और फ्रेंड आपको एक और बात बता दें कि एलपीजी में जो गंध होता है, जो एलपीजी गैस में जो गंध होता है वो है आपका इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। उसमें जो है ना कि मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एलपीजी गैस में को क्या मिलाया जाता है जिसमें उसमें गंध हो। तो इथाइल मरकैप्टेन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, रदरफोर्ड को अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी, वह है आपका। तो देखिए, रदरफोर्ड को जो है ना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा प्रोटॉन की खोज हुआ था। तो प्रोटॉन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है। तो देखिए, जिस सेल में विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है। समांगी जो है सदृश मिश्रण का उदाहरण है, ये आपका गन पाउडर हो जाएगा। गन पाउडर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सॉफ्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। सॉफ्टिक जो है रासायनिक दृष्टिकोण से है तो ये हो जाएगा आपका SiO2। SiO2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिलिका जो है, सिलिका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो है ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस अणु का द्विबंध है। तो द्विबंध जो है ना आपका O2 का द्विबंध होता है। O2 अणु का द्विबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है। तो दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति का शर्त आवश्यक है। तो ज्वलन ताप ऑप्शन नंबर, देखिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति जो है दहन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, C14 तथा N14 का उदाहरण क्या है। तो ये हो जाएगा आपका संभारिक है। संभारिक जो है इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। तो लाल रंग के प्रकाश ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का
प्रकाश में अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रकाश संश्लेषण का दर बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधों को क्या कहलाता है? तो एक पौधे पर दूसरे उगने वाले पौधों को एपीफाइट कहलाता है। एपीफाइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एपीफाइट। एपीफाइट को वायु पौधे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस जो है ये आपका है जल और थल दोनों में समान रूप में रहते हैं। जल और थल दोनों में समान रूप में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि जो है सरीसृप वर्ग के प्राणी है। ठीक है, और मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी कशेरुकी वर्ग के प्राणी है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्दात नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड पौधे में उत्सर्जन का उपोत्दात नहीं है। तो यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पक्षी में उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। पक्षी में उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, जबकि मनुष्य में जो है उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है, और रेजिन जो है चीर नामक पदार्थ से उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो फसलों पर डीडीटी का छिड़काव जो है वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है। वायु, मृदा, जल तीनों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वायु, मृदा और जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए टीटीडी का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है और इसकी खोज जो है पॉल हरमन मुलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एफ्लाटोविशन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटो नामक विष जो है फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है, फंगस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फंगस। अगला देखिए मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो रुधिर ऑक्सीजन जो है मानव शरीर के फेफड़े में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़े में रुधिर ऑक्सीजन के घुलकर शुद्ध रक्त ही परिवर्तन करता है। फेफड़े में जो है रुधिर ऑक्सीजन को युक्त जो है घुलकर शुद्ध रक्त प्रदान करता है। अगला देखिए सुमेलित युग्म नहीं है। देखिए सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? चलिए देखिए आपका हो जाएगा साल्मोनेला जो है कुष्ठ का योग सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको बता दें कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है। तो आपका जीवाणु जनित रोग हो जाएगा कालाजार, कुष्ठ, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, गोनोरिया एवं सिफिलिस जो है ये सब जीवाणु जनित रोग है, ध्यान दीजिएगा। और विषाणु जनित रोग जो है ये पोलियो, खसरा, रेबीज, मेनिनजाइटिस, गलसुआ जो है, एड्स, चेचक, जुकाम, ये सारे जो है विषाणु जनित रोग है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए जो है ये आपका अर्धसूत्री विभाजन जो है, मियोसिस फर्स्ट जो है अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके आप मेरे फर्स्ट सेट देख सकते हैं।